आर्यन अनिका को उसके कॉलेज छोड़कर सीधे अपने कंपनी के लिए चले जाता है, लेकिन उससे पहले उसे दक्ष से मिलकर कुछ ज़रूरी काम था, तो वो कंपनी से पहले दक्ष के घर जाता है। दक्ष के घर पहुंचकर वो अपनी गाड़ी से उतरता है और दक्ष के घर में जाता है। दक्ष का घर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। आर्यन दक्ष के घर पहुंचकर वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है। दक्ष, जो अभी सोकर उठा था, वो देखता है कि उसके घर में कोई आया है, और जब उसने उसकी पीठ पर लिखे गए शब्दों को पढ़ा तो वो जिस जगह खड़ा था उसी जगह खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। दक्ष का हंस हंस के बहुत बुरा हाल हुए जा रहा था। वो जब भी आर्यन के पीछे लिखे गए शब्दों को पढ़ता तो वो अपने आप ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। उसका हंस हंस कर पेट दर्द हो रहा था, लेकिन तब भी उसकी हंसी नहीं रुक रही थी और वो हंसते हंसते बोलता है, आर्यन भाई, ये टी शर्ट तूने कहाँ से ली, ज़रा मुझे बताना। इतना कहकर वो फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो अपना पेट पकड़कर हंसते ही जा रहा था। आर्यन पीछे मुड़कर दक्ष को यूं ज़मीन पर लोट-पोट होता देख, उसे इतनी बुरी तरह से हंसते देख धीरे से कहता है, कल रात ज़्यादा हो गई थी क्या, जो अभी तक उतरी नहीं है तुझे? दक्ष जोर जोर से हंसते हुए कहता है, भाई तूने एक बार अपनी टी शर्ट देखी थी पहनने से पहले। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने पेट को पकड़ते हुए हंसता हुआ आर्यन की तरफ आता है। आर्यन कन्फ्यूजन भरे स्वर चेहरे के साथ दक्ष की तरफ देखता है और कहता है, मेरी टी शर्ट पर क्या लिखा है? दक्ष अपनी हंसी को कंट्रोल कर सीधे खड़े होकर सीरियस होकर कहता है, तुझे एक बार टी शर्ट पहनने से पहले देख लेना चाहिए कि उस पर पीछे क्या लिखा हुआ है। आर्यन दक्ष की तरफ देखकर कहता है, क्या लिखा हुआ है, बताएगा भी? दक्ष अपनी हंसी कंट्रोल करके कहता है, भाई तेरे पीछे लिखा है कि मैं एक गे हूँ और अगर कोई मुझ में इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे होटल में मिल सकता है। आर्यन दक्ष के मुंह से ये सुनकर गुस्से में कहता है, हंसना बंद करो और मेरे लिए दूसरी टी शर्ट लेकर आओ। दक्ष अपने दोस्त को गुस्सा करता देख सीरियस हो जाता है और जल्दी से उसके लिए एक नई टी शर्ट लेने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो बहुत हंसता है। आर्यन दक्ष को जाता देख गुस्से में अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ से फ़ोन कोई नहीं उठाता है। दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर अनिका पूरे दिन क्लास अटेंड करती है और जब वो कैंटीन में बैठी होती है और उसके पास में बैठी मोनिका को बता रही थी कि उसने आर्यन मल्होत्रा के साथ क्या किया है। अनिका बोली, मोनिका तुझे पता है आज आर्यन मल्होत्रा को पता चलेगा अनिका से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे परेशान करने की। मोनिका अनिका के मुंह से ये सब सुनकर पहले तो खूब हंसती है और जब उसने आर्यन मल्होत्रा की वो फ़ोटो देखी तब तो उसकी हंसी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो हंस हंस के अपना पेट पकड़ चुकी थी। अपनी हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल करने के बाद वो सीरियस हो जाती है। मोनिका सीरियस होकर अनिका से कहती है, अनिका ये तूने सही नहीं किया। मजाक अपनी जगह पर हो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये सही नहीं किया। अनिका बोली, तुझे पता भी है वो मुझे कितना परेशान करता है और कल रात वो मेरे कमरे में आकर मुझे गले लगाकर सो रहा था। मोनिका अनिका से बोली, तब भी उसने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, वो सिर्फ तुझे गले लगाकर सोया हुआ था। वो चाहता तो वो अपनी लिमिट भी क्रॉस कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता है कि तुम उसे अपनाओ। अगर वो अपनी पर आ जाए तो उसे तू भी रोक नहीं पाएगी। वो तेरी इज्जत करता है। इतना कहकर मोनिका शांत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है, तूने जो मजाक किया है वो सही नहीं किया है अनिका। अनिका बोली, पर मोनिका बोली, परवर कुछ नहीं, तुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी और वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है और उसके लिए उसका नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तू एक बार ठंडे दिमाग के साथ सोच, तूने जो ये किया है उससे उसका कितना मजाक बन सकता है। अनिका मोनिका की ये बात सुनकर शांत हो जाती है और उसे भी अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और वो कहती है, ठीक है मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मोनिका बोली, मैं तुझे फ्रेंड होने की वजह से समझा रही हूँ, ऐसा मजाक मत किया कर। मेरे साथ ऐसा मजाक करती है, चलो ठीक है मैं तेरी दोस्त हूँ, लेकिन आर्यन मल्होत्रा के लिए ये छोटा मजाक भी उसकी बदनामी का कारण बन सकता है। अगर सोच, वो आज कंपनी गया हो और किसी ने उसके पीछे लिखा हुआ ये सब पढ़ लिया हो तो वो अपने कंपनी के मालिक के बारे में क्या सोचेंगे। अनिका बोली, ठीक है मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। तभी उसका फ़ोन बजता है। उस पर नाम शो हो रहा था आर्यन मल्होत्रा।
ये नाम पढ़कर अनिका एक पल को उस नंबर को देखती है। मोनिका फ़ोन उठा लेती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आर्यन की गुस्से भरी आवाज़ आती है और वो कहता है, अनिका ये मजाक कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? अगर गलती से भी मैं ऐसे कंपनी चले जाता तो? तुम ही बताओ मेरी कंपनी में लोग मेरे बारे में क्या सोचते? अनिका आर्यन को इतना सीरियस होता देख थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके कहती है, मुझे माफ़ कर दो। आर्यन ने जब अनिका के मुंह से मुझे माफ़ कर दो सुना तो उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया और उसने प्यार से कहा, अनिका तुम इस बात को लेकर ज़्यादा दुखी मत होना, ठीक है? और आज मैं घर थोड़ा देर से आऊँगा तो तुम घर जाकर खाना खा लेना। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। अनिका फ़ोन की तरफ देखकर कहती है, क्या सच में आर्यन मुझसे गुस्सा हो गया है? वो इस समय कुछ ज़्यादा ही मासूम लग रही थी। उसका प्यारा सा चेहरा देखकर मोनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो मन में कहती है, ये लड़की भी कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी और इसके बाद जब कुछ बुरा हो जाता है तब इतनी मासूम सी शक्ल बना लेती है कि सामने वाला माफ़ किए बिना रह ही ना पाए। मोनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर अनिका की तरफ देखकर कहती है, आर्यन ने तेरे एक माफ़ी पर ही तुझे माफ़ कर दिया। अब तू ही बता वो तुझसे कितना प्यार करता है? वो तुझे सच में अपनी बीवी मानता है? वो जानता था इस मजाक से उसकी कंपनी में क्या हो सकता था उसकी इमेज। अगर गलती से वो किसी मीटिंग में चला जाता तो तुम सोच लो, आर्यन तुमसे सच में प्यार करता है। एक बात मेरी बातों को सोचना ज़रूर, क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है अनिका। तुम्हारी किस्मत में जब तुम्हें सच्चा प्यार मिल चुका है तो तुम अपनी तरफ से दिल से एक मौका देकर देखो। इतना कहकर मोनिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, हमारी अगली क्लास का समय हो गया है। मोनिका अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है। अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर मोनिका के कहे गए शब्दों को दोबारा सोच रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अभी आर्यन द्वारा कहे गए शब्द घूम रहे थे कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो। इन्हीं सब ख्यालों में वो अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ आर्यन मल्होत्रा अपने कपड़े बदल चुका था और वो किसी मीटिंग में जा रहा था। उसके पास में खड़ा उसका दोस्त दक्ष कह रहा था, आर्यन तूने भाभी को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दिया? आर्यन केबिन के अंदर जाकर मीटिंग की सीट पर बैठ जाता है और धीरे से शांत होकर कहता है, ये सिर्फ उसका बचपना है और मैं उसके बचपने से भी प्यार करता हूँ। दक्ष आर्यन के मुंह से ये शब्द सुनकर मन में कहता है, ये इंसान सच में प्यार में पागल हो चुका है कि इसे ये भी नहीं पता कि इससे लोगों के सामने कितनी बुरी इमेज बन जाती इसकी। वो अपने ख्यालों से बाहर आकर मीटिंग अटेंड करने लगता है। दूसरी तरफ पूरे दिन क्लास अटेंड करने के बाद अनिका जब कॉलेज से बाहर आती है तब वो देखती है कि सामने आर्यन की कार है। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो भागकर उस कार के पास जाती है, लेकिन वो जब देखती है कि उसके अंदर ड्राइवर है तो ये देखकर वो थोड़ी दुखी हो जाती है और मन में कहती है, क्या सच में आर्यन मुझसे गुस्सा है? ड्राइवर कार से बाहर निकल कर अनिका के लिए गेट खोलता है और कहता है, आर्यन बाबा ने कहा है कि आपको घर छोड़ने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। अनिका ड्राइवर के मुंह से ये सब सुनकर दुखी मन के साथ गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट होता है। थोड़ी देर में गाड़ी कॉलेज से बहुत दूर जा चुकी थी। गाड़ी बंगले में पहुंच जाती है। बंगले में पहुंचकर गाड़ी से अनिका बाहर उतरकर ड्राइवर से बिना कुछ कहे सीधे अपने रूम में चली जाती है और जब वो उस कमरे में जाती है, अनिका कमरे में पहुंचकर अपने चारों तरफ एक बार नजरें चौड़ाती है और वो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है तो थोड़ी दुखी हो जाती है और वो दुखी मन के साथ कमरे में अपनी अलमारी के पास आती है। अनिका जब वो अलमारी खोलती है तो अलमारी को देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाती है, क्योंकि अलमारी में अनिका के ही कपड़े रखे हुए थे। वहाँ से आर्यन के कपड़ों को हटा दिया गया था। अनिका अलमारी की तरफ देखकर कहती है, क्या सच में आर्यन मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है? तभी उस कमरे में एक नौकर आता है और वो आर्यन का कुछ सामान लेकर जा ही रहा था कि अनिका उसे रोकती है। अनिका उस नौकर की तरफ देखकर कहती है, आप सब आर्यन का सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? नौकर बोला, बड़ी मेम साहब, वो आर्यन बाबा ने कहा था कि उनके कपड़ों को और उनके सामानों को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकें। इतना कहकर वो नौकर वहाँ से चला जाता है।
अनिका दुखी मन के साथ अपनी अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालती है। तभी उसे कल की घटना याद आती है कि आर्यन उसे कैसे परेशान कर रहा था। ये सोचकर वो थोड़ी दुखी हो जाती है और दुखी मन के साथ शावर के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ कंपनी के अंदर आर्यन मल्होत्रा अपना कोई काम कर रहा था कि तभी उसके पास दक्ष आता है और कहता है, भाई रात के 11 बज चुके हैं, कब तक अपने काम में बिजी रहेगा? घर पर अनिका तेरा इंतजार कर रही होगी। आर्यन अपनी फाइल की तरफ देखकर दक्ष से कहता है, तुम घर चले जाओ, मैं बाद में आज चला जाऊंगा, मुझे इस फाइल को कंप्लीट करनी है। दक्ष आर्यन को सुबह से यूं दुखी देख अच्छा महसूस नहीं करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त सुबह से ही अपने आप को काम में क्यों उलझा कर रखा है और शाम के समय में अनिका को लेने क्यों नहीं गया। लेकिन दक्ष की और उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे पता है कि उसके दोस्त का दिमाग कुछ ज़्यादा ही गर्म है। अगर उसने कुछ पूछने की कोशिश की तो शायद वो आर्यन को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देगा। इसलिए वो चुपचाप से उस कमरे से बाहर चला जाता है। केबिन के अंदर आर्यन अपने काम को पूरा करता है। काम पूरा हो जाने के बाद वो अपनी जगह से खड़े होता है और जब वो टाइम देखता है तो रात के 12 बज रहे थे। ये देखकर वो अपने केबिन से बाहर आ जाता है और घर जाने के लिए निकल जाता है। आर्यन नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठता है और घर के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अनिका दुखी मन के साथ अपने बिस्तर पर बैठी थी और उसके हाथों में उसका मोबाइल था और वो मोबाइल पर लिखे नंबर की तरफ देख रही थी। वो नंबर आर्यन मल्होत्रा का था। तभी वो देखती है कि रात काफ़ी हो चुकी है लेकिन अभी तक आर्यन नहीं आया है। ये देखकर अनिका थोड़ा परेशान हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो आर्यन को फ़ोन करेगी। और जैसे ही वो अपने फ़ोन से आर्यन को फ़ोन करने जा रही थी तो उसने बाहर से गाड़ी की आवाज़ सुनी तो उसे समझ आ गया कि आर्यन घर पर आ चुका है। वो बाहर गाड़ी आकर रुकी थी। अनिका अपने बिस्तर से खड़ी होती है और भागकर अपने कमरे से बाहर जाती है और सीढ़ियों पर वो दौड़कर उतर ही रही थी कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। आर्यन अपनी गाड़ी पार करके अंदर आता है और वो देखता है कि चारों तरफ शांति है। उसे लगता है कि अनिका शायद सो चुकी होगी तो वो सीढ़ियों के पास जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि अनिका भागते हुए आ रही है और वो गिरने वाली है। ये देखकर आर्यन को उसकी चिंता होती है और वो तुरंत भागकर अनिका को संभाल लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनिका तो कुछ नहीं होता है लेकिन अनिका को बचाने के चक्कर में आर्यन ज़मीन पर गिर जाता है और उसके हाथ पर बहुत तेज चोट लग जाती है। उसके मुंह से हल्की सी दर्द की आवाज़ भी निकलती है लेकिन वो शांत हो जाता है। अनिका आर्यन के ऊपर गिरी हुई थी। वो अपने आप को संभालते हुए खड़ी होती है और वो देखती है कि आर्यन अपनी जगह से खड़े नहीं हो पा रहा है। ये देखकर उसे चिंता होती है और वो उसे उठाती है। आर्यन अपने आप को संभालते हुए खड़े होता है और अपनी बेजान आंखों से अनिका की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अनिका आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम इतना लेट कैसे हो गए? रात के 1 बज रहे हैं। आर्यन बोला, मैंने पूछा तुम्हें चोट तो नहीं आई? अनिका बच्चों की तरह मुंह का पाउट बनाकर कहती है, पहले मैंने पूछा है। आर्यन अनिका को यूं बच्चों की तरह हरकतें करता देख उसके बालों पर हाथ फेरकर कहता है, मुझे कंपनी में कुछ ज़्यादा काम था, उसकी वजह से लेट हो गया हूँ। अब तुम बताओ कि तुम क्यों जग रही थी और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अनिका प्यार से आर्यन की तरफ देखकर कहती है, नहीं मुझे चोट नहीं आई है और सुबह के लिए मैंने तुमसे माफ़ी तो मांग ली ना, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ वो मजाक नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वो अपने कान पकड़ लेती है और कहती है, अगली बार से ऐसा मजाक नहीं करूँगी, सच में मुझे माफ़ कर दो। आर्यन अनिका के गालों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अनिका आर्यन के मुंह से ये शब्द सुनकर उसे सुबह मोनिका द्वारा बोली हुई बातें याद आ रही थी कि आर्यन उससे प्यार करता है। वो आर्यन की आंखों में देखती है। अनिका आर्यन की आंखों में देखती है और आर्यन से कहती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा मजाक किया और तुम मुझे क्यों प्यार करते हो?
आर्यन अनिका से धीरे से कहता है, सच बात कहूँ तो मैं तुम्हारे इस बचपने से प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी इन शरारतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात तुमने पूछा कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ, तो इसकी कोई वजह नहीं है, मैं बस मेरी अनिका से प्यार करता हूँ। अनिका आर्यन के मुँह से यह सब सुनकर एक पल को उसकी बातों में पूरी तरह से खो जाती है और तभी उसकी आंखों के सामने उसकी धुंधली याद आती है जिसमें उसे एक लड़के का चेहरा दिखता है जो यही बात कर रहा था कि मैं मेरी अनिका से दोस्ती करना चाहता हूँ। अनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर आर्यन की तरफ देखकर कहती है, जल्दी से जाकर शावर ले लो और नीचे आकर खाना खा लो। आर्यन अनिका से अलग होकर कहता है, तुमने खाना खाया? अनिका नाम में सिर हिला देती है और कहती है, मुझे लगा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जिसकी वजह से मैं पूरे टाइम टेंशन में रही और मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मुझे खाना भी खाना है। इतना कहकर वो क्यूट सी शक्ल बना लेती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन इतनी अनिका की मासूम शक्ल देखकर ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। अनिका पीछे से आर्यन को जाते हुए देखती है और वो देखती है कि आर्यन ने टी शर्ट बदल ली है। वो अपनी गलती पर काफ़ी पछता रही थी। अनिका जल्दी से उस जगह से भागकर किचन में जाती है। किचन में पहुंचकर वो जल्दी से अपने लिए और आर्यन के लिए खाना निकालती है और ले जाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अनिका आर्यन के आने का इंतज़ार करने लगती है। अनिका देखती है कि आर्यन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा है तो अनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आर्यन नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठ जाता है और वो देखता है कि अनिका उसके लिए खाना सर्व कर रही है। आर्यन अनिका की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आकर बैठकर खाना खा लो। अनिका मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ जाती है। अनिका की मुस्कान इस समय ऐसे लग रही थी मानो किसी जिद करते हुए बच्चे को उसकी फेवरेट चॉकलेट मिल चुकी है और वो उसे चैन से खा रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अनिका को यूँ मुस्कुराता देख आर्यन अपना खाना निकाल कर खाने लगता है कि तभी उसके हाथ पर दर्द होता है और वो खाना खाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में दर्द बढ़ने लगता है तो वो खाना नहीं खाता और अनिका की तरफ देखकर कहता है, मुझे भूख नहीं लग रही है। अनिका जो अपना खाना खा रही थी वो देखती है कि आर्यन अपना खाना नहीं खा रहा है और जब उसने सुना कि आर्यन ने कहा कि उसे भूख नहीं लग रही है तो अनिका सोच में पड़ जाती है। अभी तो कुछ देर पहले वो कह रहा था कि उसे भूख लगी है। अनिका आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें भूख नहीं लग रही क्यों? तुमने भी तो कुछ सुबह से खाया नहीं होगा। अनिका को यूं इतने प्यार से बोलता देख आर्यन अपने सामने रखे खाने को खाने की कोशिश करता है। अपना हाथ उठाकर वो उस दर्द को बर्दाश्त करता है। आर्यन अनिका की तरफ एक मुस्कान के साथ देखकर कहता है, ठीक है मैं खा रहा हूँ। इतना कहकर वो खाना खाने लगता है। अनिका आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें ये खाना खिला दूं क्योंकि जब भी मैं गुस्सा होती हूँ तब तनु दी मुझे अपने हाथों से खिलाती हैं और जब वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हैं तब भी वो मुझे अपने हाथों से खिलाती हैं। इतना कहकर अनिका मुस्कुराती है। आर्यन अनिका के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया। तभी अनिका कहती है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है लेकिन मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है इसलिए मैं खिलाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो एक चम्मच उठाती है और आर्यन के चेहरे की तरफ बढ़ा देती है। आर्यन अनिका के चम्मच से मुस्कुराकर वो निवाला खा लेता है और मन में कहता है, मैं इसे नहीं बताना चाहता हूँ कि मुझे चोट लगी है लेकिन तब भी ये मेरे दिल की बात समझ गई। अनिका उसे यूं खोया हुआ देखकर कहती है, तुम्हें मेरे हाथ में खाना है क्या? आर्यन मुस्कुराते हुए टांग करने के अंदाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है इतना अच्छा मौका मैं छोड़ दूंगा? इतना कहकर वो दूसरा निवाला खाता है। अनिका बिना आर्यन की हालत को जाने भी उसकी मदद कर रही है। यही तो होता है प्यार। अनिका मुस्कुराते हुए आर्यन को खाना खिलाती है। आर्यन चुपचाप से मुस्कुराकर खाना खा लेता है। खाना खा लेने के बाद अनिका बर्तन ले जाकर किचन में रख देती है। अनिका बाहर आकर देखती है कि आर्यन लाइब्रेरी में गया है। ये देखकर वो कहती है, इतनी रात हो गई है लेकिन तब भी सोने की जगह आर्यन को काम की पड़ी है। अनिका गुस्से में लाइब्रेरी की तरफ जाती है। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर वो देखती है कि आर्यन अपने हाथ पर पट्टी करने की कोशिश कर रहा है।
ये देखकर अनिका भागकर आर्यन के पास जाती है और कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। आर्यन अचानक से अनिका की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और वो देखता है कि अनिका उसके सामने बैठकर उसे चिंता भरी नज़रों के साथ देख रही थी। आर्यन बोला। अनिका आर्यन को यूं दर्द सहता देख अपने मन में कहती है, मुझे संभाल कर सीढ़ियों पर चलना चाहिए था। मेरी वजह से आर्यन को लग गई, पर यह इंसान मुझे बताना भी नहीं चाहता है कि इसे चोट लगी है। ये इंसान सच में पागल है। तब उसे याद आता है कि आर्यन खाना खाने के लिए मना क्यों कर रहा था। ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, तुम्हें ही बताना चाहिए था कि तुम्हें चोट लगी है। आर्यन अनिका को रोता हुआ देखकर धीरे से कहता है, तुम रो क्यों रही हो, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। अनिका अपनी आंख से आंसू पोंछकर कहती है, अच्छा तुम्हें ज़्यादा नहीं लगी है तो ये हाथ से खून कैसे बह रहा है, तुम मुझसे झूठ क्यों कह रहे हो। इतना कहकर वो उसके हाथ से दवाई ले लेती है। आर्यन अनिका को यूं अपनी चिंता करते हुए देख दुख हुई हो या खुश, उसे खुश समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसे खुशी हो रही थी कि अनिका को उसकी चिंता हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुख इस बात का था कि अनिका की आंखों से उसकी वजह से आंसू थे। आर्यन अपने दूसरे हाथ से अनिका के आंखों से बह रहे आंसू को साफ करते हुए कहता है, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ये छोटी सी चोट है और ये ठीक हो जाएगी। अनिका आर्यन के होठ पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करवा देती है और कहती है, चुप रहो और मुझे चुपचाप से पट्टी बांधने दो। इतना कहकर वो पट्टी बांधने लगती है। पट्टी बांधते हुए वो बार बार यही बोलती जा रही थी, तुम कितने बुरे हो, तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हें चोट लगी है और चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तुम कितने बुरे हो। अनिका को यूं बार बार अपने बारे में बोलता देख आर्यन मुस्कुराता है। अनिका पट्टी बांध देने के बाद कहती है, अगली बार मेरी वजह से ऐसी चोट लगी तो बता देना। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी होती है और आर्यन की नज़रें अनिका पर से नहीं हट रही थी। अनिका आर्यन को यूं अपने आप को देखता देख कहती है, बैठे बैठे सो गए क्या। नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें तो खुली हैं। आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी जगह पर खड़े होता है और कहता है, अच्छा ठीक है। अनिका और आर्यन लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं और दोनों अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं कि अनिका तभी पीछे मुड़कर आर्यन से कहती है, तुम मेरे कमरे में रह सकते हो लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। आर्यन जो दूसरे कमरे में जा रहा था वो अनिका की ये बात सुनकर वापस से अनिका के पास आ जाता है और हाँ में सिर हिला देता है। अनिका और आर्यन दोनों कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे में पहुंचकर अनिका आर्यन को बिस्तर की तरफ इशारा करके कहती है, तुम लेफ्ट साइड सो जाना, मैं राइट साइड सो जाऊंगी। हम दोनों के बीच में इतना कहकर बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, तकिया रहेगा। इतना कहकर वो कुशन को लाइन से लगा देती है। एक दीवार की तरह लगा देने के बाद वो मुस्कुराकर सोने का इशारा करती है। आर्यन चुपचाप से जाकर फिर अपनी जगह पर सो जाता है और अनिका अपनी जगह पर जाकर चुपचाप से सो जाती है। उन दोनों के बीच आपस में एक गहरी लंबी शांति थी। एक तरफ आर्यन खुश हो रहा था तो दूसरी तरफ अनिका के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, मैं मेरी अनिका से दोस्ती करना चाहता हूँ। दोनों अपने ख्यालों में यही सब सोचते सोचते सो जाते हैं। अगली सुबह आर्यन की आंख खुलती है और वो जल्दी से उठ जाता है और वो देखता है कि अनिका बच्चों की तरह सो रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अनिका की तरफ देखता है। आर्यन बोला, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी बच्चों जैसा ही बर्ताव करती हो। तभी उसे कल रात की घटना याद आती है कि अनिका की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो ध्यान आते ही आर्यन अनिका की तरफ देखकर उसकी आंखों को छूकर कहता है, तुम्हारे आंसू बहुत ज़्यादा कीमती हैं, इन्हें बहाया मत करो। अनिका जो नींद में होती है तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहती है, हे चॉकलेट बॉय। आर्यन ये नाम सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अनिका के सर पर हाथ रखकर कहता है, हे चॉकलेट गर्ल। अनिका ये शब्द सुनकर मुस्कुराती है। आर्यन अपना सर झुकाकर अनिका के माथे को चूम लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अनिका उसे कोई जवाब नहीं देती है। शायद वो कोई अच्छा सपना देख रही थी जिसकी वजह से उसके चेहरे पर स्माइल थी। आर्यन अपनी जगह से खड़े हो जाता है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। वो थोड़ी देर में ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है।
आर्यन जब तैयार होकर कमरे में वापस आता है और वो देखता है कि अनिका अभी भी सो रही है। ये देखकर वो उसे परेशान नहीं करता है, क्योंकि अनिका उस समय सोते हुए किसी 2 साल के मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। अनिका को सोता देख आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे से बाहर आकर वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है और बात कर लेने के बाद वो लाइब्रेरी में अपना कोई ज़रूरी काम करने के लिए चला जाता है। उधर कमरे के अंदर अनिका जो इतनी देर से मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, राजवीर। इतना कहकर वो नींद से उठ जाती है और अपने चारों तरफ देखती है। फिर उसे याद आता है ये सिर्फ एक सपना है। ये याद आते ही वो शांत हो जाती है और बगल में से एक गिलास पानी निकाल कर पीती है और एक गहरी लंबी सांस लेती है और ये कहती है, ये इंसान कौन है। अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर थोड़ा इधर उधर चलती है। फिर वो देखती है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसे याद आता है कि आज उसकी पहली क्लास जल्दी थी, तो वो जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार होने लगती है। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो सीढ़ियों से भागकर जा ही रही थी कि तभी वो रुक जाती है और धीरे से उतरती है, क्योंकि कल जो हुआ था वो अनिका भूली नहीं थी। वो आराम से सीढ़ियों से उतर कर नीचे डाइनिंग टेबल पर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर आर्यन नहीं है। उसे लगता है कि आर्यन चला गया है। आर्यन लाइब्रेरी से बाहर निकलकर फ़ोन पर किसी से बात करते हुए अनिका की तरफ देखता है और फ़ोन पर ठीक है कहकर काट देता है और अनिका के पास आ जाता है। आर्यन बोला, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। अनिका क्यूट सी शक्ल बनाकर कहती है, वो क्या है ना, आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना था और मैं इतनी लेट हो गई हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। आर्यन बोला, चुपचाप से जाकर ब्रेकफास्ट करो, मैंने तुम्हारे प्रोफेसर से बात कर ली है। अनिका अपनी जगह पर रुक जाती है और आगे की तरफ देखकर कहती है, मतलब तुमने प्रोफेसर से बात कर ली। आर्यन हाँ में सर हिला देता है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। अनिका डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठ जाती है और कहती है, फिर तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया। आर्यन मजाक में कहता है, तुम किसी चॉकलेट बॉय को याद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि तुमने आराम से सपनों में मिल लो, इसलिए मैंने तुम्हारी नींद को ख़राब नहीं किया। अनिका बोली, कौन चॉकलेट बॉय। आर्यन बोला, तुम नींद में ना कम नाम लिया करो। अनिका बोली, अच्छा ठीक है। इतना कहकर वो ब्रेकफास्ट निकालती है और खुद ना खाकर सबसे पहले आर्यन को खिलाती है। आर्यन ब्रेकफास्ट खाते हुए कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी परवाह नहीं कर रही हो, कहीं मुझे इसकी आदत ना पड़ जाए। अनिका कुछ सोचते हुए कहती है, मेरी वजह से चोट लगी है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, वरना मैं पूछती भी नहीं तुम्हें। आर्यन बोला, अच्छा। इतना कहकर वो कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहता है, कल तुमने मेरी टी शर्ट पर कुछ लिखा था, याद है। अनिका बोली, उसके लिए मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है। आर्यन बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक गे हूँ तो तुम ये ट्राई भी कर सकती हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, फिर आज रात को मिलते हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराता है। अनिका का चेहरा लाल हो जाता है और वो गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकते और मैं कॉलेज चली जाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आर्यन अनिका को यूं परेशान होता देख मुस्कुराता है और कहता है, अब लग रही है ना मेरी अनिका। अनिका घर से बाहर आकर ड्राइवर से कहती है कि मुझे कॉलेज छोड़ दो। इतना कहकर वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अनिका आर्यन को कोसते हुए कहती है, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। मैंने तो सोचा था कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन ये तो इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आर्यन मल्होत्रा के दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उसके दिमाग को साफ करने की ज़रूरत है। यही सब सोचते सोचते वो कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज पहुंचकर वो सीधे अपने क्लास में जाती है। पूरे दिन क्लास अटेंड करने के बाद जब वो आराम से कैंटीन में बैठी होती है कि तभी उसके पास मोनिका आती है और कहती है, तो बताओ कल क्या हुआ। अनिका गुस्से में कहती है, तुम नाम मत ले आर्यन मल्होत्रा का, कितना बदतमीज इंसान है। मोनिका मन में बोली, ये कभी नहीं सुधर सकती है। इतना कहकर अनिका से पूछती है, आखिर हुआ क्या है। अनिका बोली, मैंने कल उससे माफ़ी मांगी, उसने मुझे माफ़ भी कर दिया, लेकिन आज सुबह वो इंसान मुझसे इतनी घटिया बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं चेक कर सकती हूँ कि वो गे है कि नहीं।
मोनिका ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसको यूं हंसता हुआ देख अनिका को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहती है, ज़रा मुझे बताएगी कि तुझे किस बात पर इतनी हंसी आ रही है। मोनिका अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहती है, उसने गलत ही क्या कहा है। इतना कहकर वो वापस से हंसने लगती है। अनिका बोली, मोनिका शांत हो जा वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मोनिका शांत तो हो जाती है और कहती है, मजाक तो तूने शुरू किया था लेकिन तेरा मजाक तो तुझ पर ही भारी पड़ गया। अनिका और मोनिका थोड़ी देर यूं ही बातें करते हैं। अनिका मोनिका को अलविदा कहकर बाहर आती है तो वो देखती है कि बाहर आर्यन की कार खड़ी है। ये देखकर वो कार की तरफ बढ़ जाती है। कार के पास पहुंचकर वो कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और ड्राइविंग सीट पर जिसे देखती है वो शॉक रह जाती है और बोलती है, तुम यहाँ। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते